चक्कर आने लग गए तो हम लोग ने अपनी दुकानें वगैरह छोड़ी और हम लोग डायरेक्ट बाहर निकल आए कि हम लोग जान तो बताएं। लाइट बंद हो गई, अंधेरा, मोबाइल की लाइट भी काम नहीं कर रही थी। लिए गए वो पीछे वाले गेट से जो लवाकिन बेचारे कभी अपने प्यारों को वहां से ढूंढने जाते, कभी यहाँ से गेट लगा के बंद कर दिया, यहाँ से धक्के दे देंगे। घबराहट में जो नया बंदा था वो जहाँ जाने का नहीं था वहीं गया है। मेरे सामने 30-35 लड़के गिरे हुए थे जमीनों पर, सिर्फ पानी मार रहे, सिर्फ पानी। जब उस वो पीछे गया है ना, मुड़ के उस लेडीज की मदद करने वापसी नहीं आया। हमारे कलेजे फट रहे हैं। ऐसा धुआं था कि सामने वालों को अपनी शक्ल ही ना देखे, आमने सामने जो सामने वो दिख रहा ही नहीं, एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस बिल्डिंग को बिल्डिंग लाज के मुताबिक होना चाहिए, वहाँ पर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। मैं फौजी बाप साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनका बेटा उनका नाम बदनाम कर रहा है। जलकर मरने वालों की तादाद दुनिया भर में सिर्फ 8% होती है, और जो बाकी 92% है वो स्मोक से मरते हैं। वो बहुत से ऐसे लोग भी बच्चे यहाँ पर थे जो कमाने वाला एक था, घर में खाने वाली 3 बहनें थी। फायर एंड रेस्क्यू, कभी रेस्क्यू एंड फायर नहीं पढ़ा होगा आपने। फायर एंड रेस्क्यू यानी पहले आग बुझाएं फिर रेस्क्यू करें। रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आग बुझाने का काम शुरू किया आते ही, और वही काम करते रहे। अगर ये चाहते कहीं से दीवार तोड़ दे, कहीं से खिड़की तोड़ दे, इनको निकाल सकते थे। कराची में एक और आग, एक और तिजारती इमारत और शहरियों की बड़ी तादाद में अमवात। सवाल वही, क्या ये हादसा था, गफलत या तखरीबकारी? आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढेंगे जो एक आम शहरी के जहनों में है। आग कैसे लगी, गुल प्लाजा के कितने दरवाजे उस दिन खुले और कितने बंद थे, इस हादसे को किसकी कोताही ने सानिया बना दिया? बल्दिया फैक्ट्री में सानिया हो, आरजे मॉल या फिर गुल प्लाजा, शहरियों की इतनी बड़ी तादाद में अमवात की वजूहात क्या हैं? या इस शहर के फायर फाइटर्स इस काबिल नहीं? 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर बिलाल मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि अचानक सामने से शोर की आवाज़ आई कि आग लग गई। इतने में हम लोग जैसे बाहर निकले, हमारे दानिश भाई हैं, उन्होंने देखा कि आग लग गई है वो फ्लावर वाली शॉप पे। तो हम लोग डायरेक्ट अफरा तफरी में निकले और पानी का कैन उठा के, अपने हमारे पास पानी होता है, हम लोग पीने के लिए पानी रखते, तो अपना कैन उठा के हम लोग जैसे ही उधर पहुँचे पानी फेंका। फ्लावर की शॉप से आग लगी थी और फ्लावर के जो लड़ियाँ वगैरह होती ना, उससे आग भड़की तो वो तारों पे लगी। तारों से लगने से फिर यकदम में ही सारी जितनी भी तारें थी ना, वो सबके ब्रेकर वगैरह तो सबकी लाइटें ऑन थी, तो शॉर्ट सर्किट यकदम में ही हुआ। 2-3 बार कोशिश की, पानी फेंका, नहीं बुझी, तो फिर हमारे मुंह पे धुआं आने लग गया, इस घबराहट होने लगी। तो हम लोग डायरेक्ट बाहर निकले यकदम में। 5 से 8 मिनट में, तकरीबन 10 मिनट में तो तकरीबन ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर सारा आग वाग हो गया था। घबराहट होने लग गई, चक्कर आने लग गए, तो हम लोग ने अपनी दुकानें वगैरह छोड़ी और हम लोग डायरेक्ट बाहर निकल आए कि हम लोग जान तो बताएं। आग इतनी तेजी से फैली किसी को कुछ समझ ना आया। ग्राउंड फ्लोर में मौजूद दुकानदार तो तेजी से बाहर निकल गए, लेकिन ऊपर की मंजिल के दुकानदार और खरीदार उससे बेखबर रहे। दुकानों में ही थे, कस्टमर हमारे पास थे, 100-150 लोग उस फ्लोर पे मौजूद थे, लेकिन वो अचानक इतनी शिद्दत धुएं की हुई कि मतलब दम घुटने लग गया। तो फिर हमने बोला कि यार भागते हैं यार, अब तो दम घुट रहा है। इसी दौरान गुल प्लाजा की बिजली मुनक़ता कर दी गई ताकि आग मजीद ना फैले, फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किल ना हो। ये एक बुनियादी प्रोटोकॉल है, जहां आग लग जाए तो उसके फौरी बाद उस इमारत की बिजली मुनक़ता कर दी जाती है। लेकिन इस अंधेरे ने वहां फंसे लोगों में मजीद खौफ बढ़ा दिया। लाइट बंद हो गई, अंधेरा, मोबाइल की लाइट भी काम नहीं कर रही थी। मोबाइल की लाइट से भी कोई गुजारा नहीं चल रहा था ना, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर वाले थे ना, वो फंस गए। वो सीढ़ियों से जो निकलने का रास्ता है, वहाँ धुआं आ गया, काला धुआं आ गया। ऐसा धुआं था कि सामने वालों को अपनी शक्ल ही ना देखे, आमने सामने जो सामने वो दिख रहा ही नहीं, एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो लोग तकरीबन सीढ़ियों पे ही रुक गए, वापस रिवर्स होके ऐसे अफरा तफरी में तकरीबन लोग जो है ना वो बेहोश भी हुए हैं। मेरे सामने 30-35 लड़के गिरे हुए थे ज़मीनों पर, जो हम उनको नहीं बचा सके। घबराहट में जो नया बंदा था वो जहाँ जाने का नहीं था वहीं गया है, रास्ते तो उनको पता ही नहीं है। जो मार्केट वाले थे, जितने लड़के थे, वो तकरीबन जो है ना गली घुसे से, मतलब उनको पता है कि रैम का रास्ता यहाँ है, रैम से थोड़ा चांस होगा, तो रैम के साथ तकरीबन भागे।
मेरे 3 दोस्त हैं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला कि जो भी गिरेगा वो एक दूसरे को पकड़ेगा। जैसे करके वो अल्लाह का नाम लेके निकले हैं, वो सांस बंद करके जैसे बोला हम लोग को बस रैंप तक पहुंचना है, उनको सीधा जाके सीधे हाथ पे ही मोड़ना था। उन्होंने अंदाजे से बोला कोई भी एक गिरेगा वो एक दूसरे को पकड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने उनकी जान बचाई। से जलकर मरने वालों की तादाद दुनिया भर में सिर्फ 8% होती है, जो डायरेक्ट शोले से और फ्लेम से, और जो बाकी 92% है वो स्मोक से मरते हैं, वो धुएं से, दम घुटने से मरते हैं। पहली बात तो ये है कि बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। धुआं अगर भर गया है आग लगने के वजह से, उस धुएं को निकलने के अखराज के रास्ते होने चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों को ये पता है कि अगर वो धुएं में घिर जाएँ तो धुआं ज़मीन से 2 से 2.5 फीट ऊपर से शुरू होता है, नीचे की स्पेस खाली होती है। अगर उनकी आंख रात में किसी वक्त उनके घरों में या दफ्तरों में आग लग जाए, उनकी आंख खुले और धुआं भर गया हो, उनको खांसी शुरू हो गई हो, दम घुटने लगा हो, उनको चाहिए कि फ़ौरन ज़मीन पे जो है वो पेट के बल लेट जाएं। जैसे कि एक शीरख्वार बच्चा, जो बेबी शीरख्वार बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है तो वो अपने कोहनियों और घुटनों की मदद से चलता है, जिसको हम बेबी क्रेडल कहते हैं। शीरख्वार बच्चा जैसे चलता है, वो ज़मीन पे लेट जाएं और अपने कोहनी और घुटनों की मदद से ऐसे चलना शुरू कर दें, रेंगना शुरू कर दें। और अपने घर का दरवाज़ा हर एक को पता होता है, अंधेरे में भी अगर लाइट चली जाती है तो उसको पता होता है कि कैसे निकलना है। अगर उसको ये पता है कि धुआं जो है मुझे 2-2.5 फुट ऊपर तक कुछ नहीं कहेगा, मैं रेंगता हुआ बाहर निकल जाऊँ कमरे से, तो बासानी अपनी जान बचा सकता है। जब भी किसी इमारत में आग लग जाए तो बिजली मुनक़ता होने के बाद 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, जो इमारत में फंसे लोगों को इमरजेंसी एग्ज़िट की तरफ ले जाने में मददगार होती हैं। एक यूपीएस जो पैसेज में लगी लाइट्स ऑन कर दे ताकि इमरजेंसी एग्ज़िट की तरफ जाने में मुश्किल ना हो। दूसरा, फ्लोरेसेंट स्टिकर्स जो फर्श पर लगे होते हैं, जो अंधेरे में भी चमकते हैं। क्या ये दोनों इंतज़ामात इस बिल्डिंग में थे? किसी भी रिहायशी या तिजारती इमारत में फायर प्रोटोकॉल्स के हवाले से क्या चीज़ें होना लाजमी है? उस बिल्डिंग को बिल्डिंग लॉज के मुताबिक होना चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होना चाहिए, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, आग बुझाने वाले जो आलात हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसे वाले दिन गुल प्लाजा के 2 दरवाजे खुले थे क्योंकि मॉल का बंद होने का वक्त हो चुका था, जबकि प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता कुछ और कहते हैं। हमारे 16 एंट्रेंस गेट्स हैं मार्केट के, एक पीछे की तरफ जो है इमरजेंसी रैंप है, मस्जिद की साइड से जो है वो 3 स्टेयर्स हैं, और जो मॉल के अंदर जो है ना 6 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे ऊपर अप एंड डाउन होती हैं। और सब यही बात कर रहे हैं कि गेट्स बनते पब्लिक रह गई। 1100 से 1200 दुकानें हैं, एक दुकान की एवरेज करो 5 से 6 आदमी एक दुकान में काम करता है। सेल्समैन तबका है या कोई जो है वो अपना इनका जो बाहर कोई राइडर है काम करने वाला, तो एवरेज लगाएं आप 1100-1200 को, अगर आप 6 से भी करो तो 5,000-5,500 लोग तो खाली मार्केट के ही हो जाते हैं। इसके अलावा उस दिन चलो 1,000-1,200 कस्टमर होगा, चलो एंड टाइम था तो 500 होंगे। तो जब रास्ते बंद थे तो 6,000 लोग निकले कैसे? वो 60 पैसेंट रहे हैं। अगर रास्ते बंद होते तो ये आपको पता है फिगर ऐसा हो जाता था कि 1,000-2,000 लोग अंदर फंस गए, तो ऐसा नहीं है। क्या इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था? लवाहिकीन दावा करते हैं कि आग जब लगी तो फायर फाइटर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग पर पानी मारने में मसरूफ़ थे, जबकि बराबर वाली इमारत से अगर अगबी हिस्से की दीवार तोड़ देते तो शायद मज़ीद जानें बचाई जा सकती थीं। रिम्पा से भी रास्ता था, रैंप पे भी रास्ता था, रैंप से भी थोड़ा तो क्रॉस करके निकल जाते ना तो वो लोगों की जानें बच जाती। अगर ये चाहते कहीं से दीवार तोड़ दे, कहीं से खिड़की तोड़ दे, इनको निकाल सकते थे। रिम्पा का रोल सबसे बड़ा ये रहा कि इनका रैंप और हमारा उस रैंप और उस जगह से मिलता था। इन्होंने वहाँ से लोगों को जो है अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया, और उन्होंने गुल प्लाजा से यहाँ जंप की, और यहाँ तक कि छत से भी लोग एंटीना के साथ लटक के इस तरफ रिम्पा की तरफ आए। और ऑलरेडी यहाँ पे पूरा फायर सिस्टम का है, पानी का है। इन्होंने तकरीबन 17,000 गैलन प्लस पानी जो है वो प्रोवाइड किया रिम्पा में। कोई शवल लाके या कोई क्रेन लाके ये तोड़नी चाहिए थी, दीवारें खिड़कियाँ तोड़ के इनको वेंटिलेशन बनानी चाहिए थी ताकि धुआं बाहर निकले। लेकिन केएमसी के चीफ फायर ऑफिसर इस दावे को गलत करार देते हैं। कहते हैं ग्राउंड रियलिटी ये नहीं। भाई दीवार उस वक्त तोड़ी जाती है जब आप दीवार के करीब जा सको। जो शोले ही दीवार से बाहर आ रहे हों तो उस वक्त जो गली में ना खड़ा हो और जो अपने वो छत पे खड़ा होके
ये मशवरा दे यार दीवार तोड़ दो, तो भाई आप गली पे तो खड़े हो ना, ताकि आपको उस हकाइक का पता चले। हकाइक का पता ग्राउंड रियलिटी पे पता चलता है। इनको हम बोलते रहे कि भाई जो लोग अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू का तो काम उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ आग बुझाने का काम शुरू किया आते ही, और वही काम करते रहे। लेकिन जब इन चीफ फायर ऑफिसर से पूछा गया कि हमेशा शहर में लगने वाली आग में आप लोग रेस्क्यू नहीं कर पाते, ये जो फायर ब्रिगेड का हमला है उसके बारे में कहा जाता है ये वैसे वेल ट्रेन नहीं है जैसे दुनिया भर में होते हैं। और जब ये आग अमूमन हमने भी यही देखा जितने भी इंसिडेंट होते हैं, जब आप खुद 2-3 दिन लेके अपना टाइम लेके आप बुझ जाए तो बुझ जाए, आप रेस्क्यू नहीं कर पाते। कितनी अच्छी बात बोली आपने। ये वेल ट्रेन नहीं है, लेकिन केपीटी की आग ये बुझाते हैं। नहीं, मैं आपसे मैं जवाब तो दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। केपीटी की आग ये बुझाते हैं, डीएजी की आग ये बुझाते हैं, पीआईए में अगर आग बड़ी लगे। मैं जो बात कर रहा हूँ आप समझे, मैं उसी तरह यानी लोगों को तो ट्रेंड है जब तो बुझाते हैं ना। नहीं, रेस्क्यू करने की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों की जानें बचाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आग तो बुझी जाएगी। जी जी, रेस्क्यू के लिए जो हमारे पास जो टीम है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, ये 3 टीमें हैं, एक जीएचक्यू की है, एक हमारी है। ये सारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, इनका काम है बिल्डिंग कलेप्स के अंदर से लोगों को रिकवर करना। रेस्क्यू का जो अपना तरीके कार है वो ये होता है फायर एंड रेस्क्यू। कभी रेस्क्यू एंड फायर नहीं पढ़ा होगा आपने। फायर एंड रेस्क्यू यानी पहले आग बुझाएं फिर रेस्क्यू करें। देखें, जहाँ किसी भी हादसे पर ये इंटरनेशनली ये है, ये तो एक बाकायदा एक कानून है, एक रूल है कि फर्स्ट रेस्क्यू देन फायर फाइटिंग। यानी अगर किसी की जान फंसी हुई है और आप उसको बचा सकते हैं तो उसको सबसे पहले उसको बचाएं, उस जान को बचाएं। कोई भी लोग फंसा हुआ हो, कोई ट्रैप हो किसी जगह, उसको निकालें। उसके बाद दूसरा मरहला होता है फायर फाइटिंग का। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या कराची के ये फायर फाइटर्स इतने वेल इक्विप्ड हैं जितने दुनिया भर के फायर फाइटर्स हैं? तो इसका जवाब नहीं है। नहीं, हमारे फायर फाइटर्स को मैसर नहीं है, और हम अपने ज़माने में भी इस पे ज़ोर देते रहे हैं। जब मैं फ़ायर चीफ था मैं कहता रहा हूँ, और अभी भी जो फायर चीफ हैं और जो लोग हैं वो भी कहते रहते हैं इसका। दुनिया भर में इंटरनेशनली आप फायर की गाड़ी पे उस वक्त तक सवार नहीं हो सकते जब तक आपकी अपनी पर्सनल सेफ्टी के अपने गैजेट्स पूरे नहीं पहने हुए। जो शख्स लोगों की जानें बचाने जा रहा है, अगर उसकी ख़ुद की जान सलामत नहीं होगी तो वो लोगों की जान कैसे बचाएगा? वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट हैं उनको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। हेड से लेकर और टो तक सर की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन किस्म का हेलमेट जो फायर प्रूफ हो, आँखों की सेफ्टी के लिए गॉगल्स, मास्क की सेफ्टी, नाक की और सांस लेने के रास्ते और मुंह की सेफ्टी के लिए बेहतरीन किस्म का मास्क, जिस्म की सेफ्टी के लिए आग से बचाव के लिए लिबास आते हैं, फायर रेजिस्टेंट सूट आता है, एक फायर एंट्री सूट आता है कि जो पहनकर आदमी आग में कुछ लम्हे के लिए घुस के कुछ ही लम्हों के लिए वो जो कोई फंसा हुआ उसको बचा के लेकर आ जाता है। पैरों की हिफाजत के लिए जो है वो रेस्क्यू शूज़ होते हैं कि जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जिसके आगे एड़ी के जिसके पंजे पर जो है स्टील टो लगी हुई होती है कि ताकि अगर ऊपर से कोई पत्थर गिरे, कोई मलबा गिरे तो उसका पैर ज़ख्मी ना हो। ब्रीथिंग एपरेटस वो आला होता है कि जिसमें गैस भरी हुई होती है और सिलेंडर होता है, मास्क होता है, आधे घंटे का भी आता है, 45 मिनट का भी आता है, डेढ़ घंटे का भी आता है। अगर एक फायर फाइटर को वेल इक्विप्ड किया जाए, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये 35 से 40 लाख रुपए का ये सामान आएगा, और ये किसी की जान से बढ़कर नहीं है। अगर उम्मीद है इन तमाम सवालों और दीगर मज़ीद सवालात के जवाबात के साथ तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट में ज़रूर बताएगी इस सानिए में कोताही किसने बरती और उनकी निशानदेही करेगी, और हुकूमत वक्त ऐसे इक़दामात करे कि इस तरह के सानियात मुस्तक़बिल में ना हो।